दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि। और ये जो टॉपिक है, ये यूपीपीसीएस एचयू एग्जामिनेशन के पार्ट 1 में मेंशन किया गया है। पार्ट 1 में आपको ये टॉपिक मिलेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको कम पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट? क्यों कम पढ़ के? क्योंकि इस पूरे के पूरे इंडियन एग्रीकल्चर में इसको एक अलग से सेक्शन में डाला गया है। और इस पूरे एग्रीकल्चर में सिर्फ 3 ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वो 3 टॉपिक क्या-क्या है, हम उसे पहले आगे देखते हैं। मतलब आपका हम पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक में डिटेल में एंटर करेंगे। और ये जो पूरा जो सेशन, जो पूरा लेक्चर है, ये मैं अपने नोट्स के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊँगा, ताकि जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूँ द ऑफिसर्स पॉइंट पर। ओके, तो ये रहा इस इंडियन एग्रीकल्चर का सिलेबस। ये है आपका सिलेबस ओवरव्यू। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है प्रोडक्शन टेक्निक। ये है प्रोडक्शन टेक्निक, यानी कि जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में, जो प्रमुख फसलें हैं, उनके उत्पादन की तकनीक क्या है, उनको किस तरीके से उनका उत्पादन किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि दाल को कैसे उगाया जाता है ना? चावल को, गेहूं को, गन्ने को, राइट? इस चीजों की हम बात करें के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा, अच्छा, इसका अगर उद्देश्य की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के, तो इसका उद्देश्य क्या है? अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन प्राप्त करना। कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अधिक और बेहतर क्वालिटी का हम क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब आप इससे एचईओ में क्यों पढ़ रहे हो, हेल्थ एजुकेशन एज एन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आप इससे क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि जितना अच्छे क्वालिटी का क्रॉप रहेगा, फसलें रहेंगी, आप जितने अच्छे क्वालिटी का भोजन करोगे, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। और यही कारण है कि इस टॉपिक को इस सिलेबस में डाला गया है। नाउ द सेकेंड इज आईपीएम। आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, राइट? और इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन। यानी कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए सस्टेनेबल मेथड सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से आप अपने फसलों को बैक्टीरिया, वायरस या अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म से या कीटों से बचाने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए, है ना? इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड जो होती है, जो केमिकल्स होती है, जो उर्वरक होते हैं, केमिकल वाले उर्वरक पर कम निर्भरता रखते हुए बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक तरीके से, कल्चरल मेथड तरीके से आप किस तरीके से अपने फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी काफी ट्रेंडिंग में है, राइट? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें बहुत यूज किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? अगर आप बिना केमिकल के यूज के अगर आप फसलों को उगा रहे हो, उनकी सुरक्षा कर रहे हो, राइट, तो इससे क्या होगा? आपके एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। और अगर आपका एनवायरमेंट सुरक्षित है, आप बिना केमिकल वाले फूड, भोजन खा रहे हो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस में डाला गया है, राइट? एज एन एचईओ यानी कि एज एन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, आपको इसका बकायदा पता होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज मार्केटिंग, यानी कि विपणन, है ना? मतलब कि आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, उनका आप मार्केटिंग कैसे करोगे? ठीक है? तो उसके लिए डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं इनकी बिक्री के लिए और इनकी बाजार व्यवस्था को समझने के लिए। जैसे कि एपीसी मंडी, यानी कि मंडी मेथड है ना? एपीसी मंडी, मंडी में किस तरीके से इसको ये सेल किया जाएगा। इसके अलावा ई नैम का जो प्लेटफॉर्म नया आया है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसको जिस तरीके से इसको प्रिजर्व रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए बेचने के लिए, या इनका जिस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाए, वो बहुत ही शुद्ध तरीके से होना चाहिए। मतलब उसमें किसी तरीके का ऐसी केमिकल यूज ना हो। इसके अलावा चीजों को, जो आपके फसलें हैं, वो बिना खराब हुए या उनमें बिना कोई अल्टरेशन के, अडल्ट्रेशन को उनको बेचा जाए, राइट? ये आपको जानकारी होनी चाहिए एज एन
हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर इस वजह से आपके सिलेबस में डाला गया। तो एग्रीकल्चर में ये सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं आपके पार्ट 1 सिलेबस के एग्रीकल्चर में, ये सिर्फ 3 ही चीजें आपको पढ़नी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक में कम पढ़ाई करके आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस आप इस छोटे से टॉपिक से आप गेन कर सकते हो, राइट। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब हम क्या करते हैं, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एग्रीकल्चर का, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा कि भाई भारतीय जो एग्रीकल्चर है ये किस तरीके का है, ठीक है, इसका क्या परिचय है, इंट्रोडक्शन क्या है। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर आप ये कुछ रहा हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक, है ना। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी सोर्स एग्रीकल्चर का भारत में, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है भारत में, वो है एग्रीकल्चर। और ये भारत के 50 से 55% पॉपुलेशन को ये कैटर करती है। यानी कि भारत की जो 50 से 55% जो जनसंख्या है उसके लेवलीहुड का, ठीक है, उसके लेवलीहुड का ख्याल हमारा एग्रीकल्चर रखता है, राइट। ओके, तो इसके लिए जो भारतीय हैं वो सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा अगर आप देखो तो पिछले कुछ दशक में देश की जीडीपी में इसका योगदान धीरे धीरे कम हुआ है ना। मतलब कि अभी अगर आप देखो तो भारत की जीडीपी में सिर्फ 17 से 18% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, एग्रीकल्चर का है। 17 to 18% कंट्रीब्यूशन। इससे आप कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूं। मतलब ये मानिए कि अगर भारत सरकार 100 रुपए कमा रही है, ठीक है, 100 रुपए कमा रही है, तो उसमें से 17 से 18 रुपया भारत सरकार को कहां से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से, यानी कृषि से मिल रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि भारत में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17 to 18% है भारत की जीडीपी में। इसके अलावा आपने रिसेंटली कोविड के टाइम पे देखा होगा कि सारी की सारी जो भी सेक्टर थी, वो भले वो आईटी सेक्टर हो, रिसोर्स सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सब कुछ नेगेटिव रहा, सब कुछ डाउन रहा। सिर्फ एकमात्र जो एग्रीकल्चरल सेक्टर रहा ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसमें ही हमें पता चला कि भाई भारत में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इस सेक्टर का क्या रोल है ना, राइट। हालांकि ऐसी बात नहीं कि हमें अभी पता चला, पता तो हमें बहुत पहले चला, लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको इस बात का भनक अब लगा, राइट। नाउ इसके अलावा ग्लोबल लीडर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में जीडीपी में, वो इतना कम होने के बावजूद भी भारत का जो डाइवर्स क्लाइमेट और टोपोग्राफी है ये इतना शानदार है कि यहाँ लगभग हर तरीके की जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। और यही कारण है कि भारत आज भी कुछ मामलों में दुनिया में टॉप प्रोड्यूसर की लिस्ट में है। और वो क्या क्या है, जैसे कि मिल्क मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे ऑलमोस्ट हमेशा रहता है ना, शानदार प्रदर्शन करता है। दाल के मामले में, चावल और गेहूं के मामले में ये टॉप पे बना रहता है, टॉप 5 में हमेशा ये मेंटेन रखता है खुद को, राइट। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अगर रियलिटी की बात करें तो इनके साथ ही हमारी खेती की जो कुछ कड़वी सच्चाई है वो क्या है, जैसे मॉनसून पर अत्यधिक निर्भरता, है ना। हम मॉनसून पर बहुत अधिक निर्भर हैं, राइट। इसके अलावा जो हमारे जो खेत हैं वो खंडित हो चुके हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेड हैं, और हम पारंपरिक तरीके से क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं डिटेल। ओके, तो ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बाद हम इसके कुछ की फीचर्स की बात करते हैं। इसके हम की फीचर्स की बात करते हैं, यानी कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अच्छा, सबसे पहले अगर इसकी भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता आप देखें तो उसमें सबसे पहले है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि इसे हम कहते हैं निर्वहन कृषि, जीवन निर्वहन कृषि। ये सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय कृषि का। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब भारत में जो अधिकांश जो किसान हैं वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब कि वो वे फसल मुख्य रूप से अपने परिवार का पेट भरने के लिए उगाते हैं। जो भी खेती करते हैं वो उस खेती से वो सिर्फ भोजन करने के लिए यानी कि अपना घर चलाने के लिए वो खेती करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं करते हैं, है ना। मार्केट में बेचने के लिए यानी कि बिजनेस के लिए या पैसे कमाने के लिए उनके पास अनाज बचते ही नहीं है। तो ऐसी खेती, जिस खेती का उपयोग सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, सिर्फ अपना भोजन करने के लिए किया जाए, अपना पेट भरने के लिए किया जाए, ऐसी खेती को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये भारतीय कृषि की सबसे बड़ी ये क्या है, ये फीचर विशेषता है। इसके बाद दूसरी विशेषता भारतीय कृषि की क्या है कि ये है मॉनसून डिपेंडेंस, है ना। यानी सरकार ने सिंचाई का काफी विस्तार किया तो है, लेकिन आज भी भारत का आधे से अधिक जो नेट सोन एरिया है, आप कह सकते हैं इसे नेट सोन एरिया, है ना। मतलब जिसपे हम फसलें उगाते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह बारिश पे निर्भर है। मतलब कि अगर अच्छा मानसून आया तो बम्पर फसल उगेगी, और खराब मानसून आया तो किसानों के लिए आर्थिक संकट बन जाता है। इसका मतलब हम पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और भारत का जो 50% से ज्यादा जो नेट सोन एरिया है, क्या है ये, मानसून पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगला जो फीचर है वो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग मतलब क्या, इसका मतलब है कि भारतीय किसानों के पास जो एवरेज साइज है उनके खेतों का, वो है 2 हेक्टेयर से कम। यानी कि जो खेत हैं वो फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं। ये मान लीजिए कि अगर एक ये खेत बड़ा है, ठीक है, तो इस खेत में आप एक एक फसल उगाएंगे, ज्यादा उगेगा। इसके अलावा जो आप मशीन्स यूज करेंगे, मान लीजिए कि ट्रैक्टर का इसमें उपयोग करना है या जिस भी मशीनरी का उपयोग करना है, वो बहुत अच्छे से आप इसका उपयोग कर पाएंगे इस बड़े खेत में। लेकिन अगर यही खेत अगर यही खेत छोटा हो जाए, इसको आप फ्रेगमेंट कर दे, मतलब एक ये खेत 4 भाइयों में बट जाए, तो इसमें वो मशीन यूज करना, वो टेक्नोलॉजी यूज करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहां से ट्रैक्टर जाना है, लेकिन बीच में ये खेत पड़ रहा है एक भाई का, और ये भाई कहता है कि भाई मैं अपने खेत से आपका ट्रैक्टर नहीं गुजरने दूंगा, जो कि बहुत ही सामान्य ये सिचुएशन, ये कंडीशन होती है उत्तर प्रदेश या भारत में, है ना। हमारा झगड़ा हो गया, मैं अपने खेत से आपका ट्रैक्टर नहीं जाने दूंगा। तो इस खेत का जो किसान है वो क्या करेगा, बैल के माध्यम से या फावड़े के माध्यम से यानी कुदाल के माध्यम से वो अपने खेत को जोतेगा, जिसके वजह से क्या होता है, खेत की उर्वरता इतनी अच्छी नहीं होती, और उस खेत में फसल अच्छा नहीं उगता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन का सबसे बड़ा क्या है, फैक्टर है, सबसे बड़ा नुकसान है कि आप उसमें मशीन्स का यूज नहीं कर सकते, आप उसमें अच्छे टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर्स का यूज नहीं कर पाते हो, राइट। ये है स्मॉल लैंड होल्डिंग। ये भारत की क्या है, वन ऑफ द की फीचर है, प्रमुख विशेषताओं में से एक है, ठीक है, ओके। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव मतलब क्या, बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन न होने के कारण भारत में आज भी खेती में बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर यानी कि शारीरिक आपका श्रम लगता है, ठीक है। यानी कि बहुत मशीन्स उसमें हम यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ्रेगमेंटेड हो गया है वो, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा श्रम लगता है, शारीरिक श्रम लगता है। मतलब आपको खुद काम करना पड़ेगा। जहां पे अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके खेतों में जो फसलें उगाई जाती है, उन फसलों का जिस तरीके से ध्यान रखा जाता है वो मशीन्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, ठीक है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनके अंदर छिड़काव किया जाता है। वैसा भारत में नहीं होता है। यहाँ पे शारीरिक श्रम ज्यादा लगता है, ठीक है। ये क्या है, एक फीचर है, राइट। इसके अलावा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, भारत में अलग अलग सीजन्स और क्लाइमेट जोन होने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हम कम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट यानी कि हर तरीके की हम फसलें उगाते हैं।
जैसे कि बाकी देशों में क्या होता है कि एक ही प्रकार की फसलें वहां पे उगती है, एक ही दो प्रकार की। क्यों? क्योंकि उनका क्लाइमेट ही उसी प्रकार की फसल को सूट करता है, प्रमोट करता, फेवरेबल है। लेकिन भारत में हर तरीके की मानसून पाई जाती है, वो ट्रॉपिकल क्यों ना हो, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्यों ना हो, हर तरीके की फसल हम यहाँ पे उगा सकते हैं। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हुई भारतीय कृषि की। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन्स की बात करते हैं, यानी कि फसल फसल के ऋतुओं की बात करते हैं। तो आपको भी पता है कि मुख्य रूप से कितने यहाँ पे सीजन्स है, वो 3 सीजन्स है ना। पहला क्या है, 3 फसलें हैं। पहला क्या है, खरीफ की फसल, जो स्पेसिफिकली ये मॉनसून में, है ना, ये मॉनसून में इसको बोया जाता है, ये फसल उगाई जाती है मॉनसून में, यानी कि जून जुलाई में जब मॉनसून आता है तब इसकी बुआई की जाती है। बुआई का टाइम क्या है, जून जुलाई। और हार्वेस्ट यानी कटाई का टाइम क्या है, सितंबर अक्टूबर, है ना। मतलब कि जो खरीफ की फसलें हैं वो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में इसको उगाया जाता है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। हार्वेस्ट का टाइम क्या है, यानी कि कटाई का टाइम क्या है, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। और सोन या बुआई का टाइम क्या है, सोविंग टाइम जून है। इसे हम कहते हैं खरीफ की फसल, यानी कि मानसूनी फसल। अच्छा, रही बात इसमें मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ की फसल मानी जाती है। वो है राइस, राइस हुआ, चावल, है ना। मेज हुआ, मक्का, कॉटन, ग्राउंड नट, है ना, यानी कि मूंगफली हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, गन्ना हो गया, ये सब क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। और जो दूसरा फसल है ये है रबी की फसल। इसको विंटर सीजन में, यानी कि ठंड के विंटर सीजन क्रॉप बोलते हैं, यानी कि ठंड के समय इसको उगाया जाता है, अक्टूबर में इसे उगाया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, है ना। और इसे अप्रैल में से इसकी कटाई की जाएगी, इसका हार्वेस्टिंग होगा। राइट, इसे कहते हैं रबी की फसल। और जो प्रमुख फसलें हैं वो क्या क्या है, वो व्हीट, गेहूं, बार्ले है, मस्टर्ड है, पीज है ना। बार्ले मतलब जौ हो गया। राइट, यहाँ पे आप मान लिख लीजिए मक्का, मक्का, और ये हो गया जौ। सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। राइट, ये सब क्या है, रबी की फसल। इसके अलावा नेक्स्ट है जायद, यानी कि ये समर सीजन की फसल। ये मॉनसून हो गया, ये विंटर हो गया, ये है समर, गर्मी की फसल। यानी कि मार्च अप्रैल में इनकी क्या होगी, इनकी बुआई होगी, और जुलाई अगस्त में क्या होगी, इनकी कटाई होगी। ये एक बहुत ही छोटे सीजन का फसल होता है ये, है ना। रबी और खरीफ के बीच में क्या है, ये बहुत छोटा सीजन का है। और इसके जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या क्या है, वो वाटरमेलन है, तरबूज, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कुकुम्बर हो गया, ककड़ी। इसके अलावा कुछ आपकी सब्जियां हो गई, या फॉडर यानी कि चारा हो गया, है ना, बरसिंग वगैरह आप जो उगाते हैं। ऑलराइट, ये तो रहा हमारे 3 प्रकार की फसलें, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपको मैच द कॉलम में आ सकता है कि भाई कौन सी फसलें किस सीजन की हैं। आपको एक तरफ खरीफ, राबी और जायद का दे देगा लिस्ट, और दूसरी तरफ सामने आपको इन फसलों का लिस्ट दे देगा और आपको बोलेगा कि भाई मैच करो। यहां से क्वेश्चन आप ये मानिए कि कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऊपर के टॉपिक्स पेजेस में अगर आप क्वेश्चन समझो तो यहां से भी बेसिक क्वेश्चन कंफर्म है, फिक्स्ड एक क्वेश्चन यहां से रहेगा आपको एग्जामिनेशन में, कि क्या मुख्य विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की, ठीक है। उसमें से 3 ऐसी विशेषता दे देगा, एक देगा एक नहीं देगा, उसमें पूछेगा क्या नहीं है। किसी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ऐसे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक से, वो मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। पहले मेरा टारगेट ये है कि एक बार सिलेबस कंप्लीशन हो जाए, आपको नोट्स देके पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं, और जो कि मैंने जून तक बोला हुआ है, आपको जून तक मैं पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी वीडियो कम बनाने का रीजन यही है कि मैं बहुत ही अग्रेसिवली आपके नोट्स पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है। एक बार जब नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वीडियो लेक्चर का। राइट, ओके। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये तो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे।
ओके, इन डिटेल बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, यानी कि मेजर क्रॉप्स के क्या कुछ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, भारत में कौन कौन सी वो क्या है मेजर क्रॉप्स है, जो प्रमुख फसलें हैं, उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ओके, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, यानी कि फसलों का वर्गीकरण। ओके, देखो, फसलों को उनके उपयोग और कमर्शियल वैल्यू के आधार पर भारत में उसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत में उन्हें, मतलब कि भारत में जो मेजर फसलें हैं, जो प्रमुख फसलें हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया। किस आधार पर? उनके उपयोग के आधार पर। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है फूड क्रॉप्स, यानी खाद्यान्न फसलें। ये जो फूड क्रॉप्स है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा का ये बुनियाद है ना। ये सबसे फाउंडेशनल स्टेट है हमारे खाद्यान्नों का। इसमें सीरियल्स शामिल है। सीरियल मतलब जैसे कि चावल हो गया, चावल, गेहूं, मक्का और दाल। देखिए, इसके ऊपर हमने क्या देखा कि भारत में कितने फसल के कितने सीजन होते हैं, तो हमने देखा भाई 3 सीजन होते हैं, है ना। 3 सीजन होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य फसल हैं भारत में, उनको हमने क्या किया है, वर्गीकृत किया, उनको हम क्लासिफिकेशन का किया हुआ है। ठीक है, तो कितने मुख्य फसलें हैं, कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है, यह है फूड क्रॉप्स, यानी खाद्यान्न फसलें। और जो दूसरा भाग है, वो है कैश क्रॉप्स। ये है कैश क्रॉप्स। अच्छा, एक फैक्ट इसमें और ये आप याद रखिए कि भारत दालों का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा दाल भारत में उगता है और सबसे ज्यादा दाल भारत में खाया भी जाता है। सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है दाल का भारत, राइट। और इसमें पल्सनिक दाल भी शामिल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, वो है कैश क्रॉप्स, यानी कि आप इसे कहते हैं नकदी फसलें। नगदी फसलें, ये क्या होता है? ये फसलें सिर्फ प्रॉफिट और कमर्शियल वैल्यू के लिए उगाई जाती है। ये सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग फसलें हैं, प्रॉफिट अर्निंग फसलें हैं ये बस। इनसे क्या किया, इनको कंज्यूम कम किया जाता है, बल्कि बेचा ज्यादा जाता है, जिससे हम पैसे कमाएं। जैसे कपास हो गया, यानी कॉटन। कॉटन को आप कंज्यूम नहीं करते हो, मतलब कॉटन का आप उपयोग घर पे अपने ज्यादा नहीं करते हो, लेकिन उनको आप बेचते हो आगे। जूट हो गया, है ना। गन्ना, गन्ना आप चीनी मिल में बेच देते हैं। तंबाकू, तंबाकू, है ना, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, राइट। और अगर आप असम, वेस्ट बंगाल या साउथ इंडिया में देखो, तो यहाँ पे चाय हो गया, कॉफी, फ्रूट्स, है ना। सॉरी, चाय कॉफी हो गया एंड रबर हो गया। ये सब क्या है? कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें हैं। और जो तीसरे प्रकार की फसल है, वो है प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन। और प्लांटेशन में ज्यादातर कैश क्रॉप्स ही आते हैं। ये आपको जो कैश क्रॉप्स दिखे, यानी कि चाय, कॉफी और रबर, ठीक है, ये आपके आएंगे प्लांटेशन क्रॉप्स में। ठीक है, आप मेजर इस चीज को किस में रखेंगे? प्लांटेशन क्रॉप्स में। हालांकि ये भी क्या है, कैश क्रॉप ही, इनको भी बेचा जाता है, लेकिन इनकी जो मुख्य कैटेगरी है, वो है प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, प्लांटेशन में भी ये कैश क्रॉप है, राइट। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी की है, वो है हॉर्टिकल्चर। क्या है वो?
हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि। इसमें फल सब्जियां आती हैं, है ना, भारत में जैसे आम हो गया, केला हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, इसके साथ साथ आलू और प्याज हो गए। इन सभी के इन सभी का उत्पादन इसमें होता है और इनको हम इस कैटेगरी में रखा है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि में रखा है मैंने, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी, क्रांतियां हुई हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है। और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर ऐसी बड़ी क्रांतियां शुरू की थी जो कि काफी हद तक यानी कि बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1960s में, है ना, 1960s में शुरू किया गया था। इसका जो मेजर फोकस था वो था फूड ग्रेन से, खासकर गेहूं और चावल पर था, है ना। गेहूं और चावल को बूस्ट कराने के लिए, इसका प्रोडक्शन बूस्ट कराने के लिए ये रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। इसमें हाई यील्ड वेराइटीज के बीजों का, क्या, HVY, ये काफी बार आपको देखने में भी मिलेगा, एग्जाम में भी पूछा गया है, पूछा जा सकता भी है। HY ये क्या होता है? हाई यील्ड, हाई यील्डिंग वेराइटीज, है ना। इसमें बीजों को और मॉडर्न फर्टिलाइजर्स और बेहतर सिंचाई का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जो सीड्स होती हैं इनके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जाती है, तब जाके ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। और इसी ने भारत को आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन इसका जो फायदा है वो ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को मिला, इस ग्रीन रिवोल्यूशन का और इस हाई यील्ड वेराइटीज का, क्योंकि यही वो इलाके थे जहां पे अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। यानी कि इन वेराइटीज को, इन इस प्रकार के जो सीड होते, बीज होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? ज्यादा पानी चाहिए होता है इरिगेशन के लिए, इनको ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। तो भारत में ये जो सुविधाएं हैं ये सिर्फ उन्हीं इलाकों में ही सीमित थी शुरुआत में, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को मिला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ये स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया है कि क्या कारण है इसका ज्यादा फायदा ग्रीन रिवोल्यूशन का किन स्टेट्स को मिला और क्यों मिला, राइट। ओके, नेक्स्ट है व्हाइट रिवोल्यूशन, जिसको 1970s यानी कि 10 से 12 साल बाद शुरू किया गया था, 1970 के दशक में। और इसे आप ऑपरेशन फ्लड भी कहते हो। क्या कहते हो? ऑपरेशन फ्लड। और इस ऑपरेशन फ्लड के जो जनक थे, जो फादर थे, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये कौन थे? इसके जनक थे इस व्हाइट रेवोल्यूशन। अच्छा, अब मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ओके, इसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, येलो रेवोल्यूशन की बात करते हैं। येलो रेवोल्यूशन ये मुख्यतः ये तिलहन उत्पाद पर था, ये उनको इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था, राइट। यानी कि एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल के लिए, जिन तेलों का आप खाने के लिए यूज करते हो, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो क्या है? मत्स्य उत्पादन के लिए, ठीक है, या फिश और मरीन प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, फिशेस एंड मरीन प्रोडक्ट्स। मरीन प्रोडक्ट मतलब क्या? जो समुद्र या पानी से मिलने वाले जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए इस रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इस रेवोल्यूशन को मैच द कॉलम में डाला जा सकता है, कौन सा रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप बता दोगे कि भाई खाद्यान्न के लिए था। ब्लू रेवोल्यूशन किस लिए था? कि पेट्रोलियम के लिए नहीं, ये फिशेस के लिए था। ठीक है, ओके। इसके बाद, अच्छा, इसके बाद हम कुछ मेजर चैलेंजेस की बात करते हैं। ठीक
ठीक है, ये जो ई नाम है इसके बारे में हम आगे डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इसके मेजर कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं कि भारतीय कृषि की क्या मुख्य चुनौतियां हैं, प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मॉनसून और पुअर इरिगेशन। ठीक है, क्या है मॉनसून एंड पुअर इरिगेशन? मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है, जिससे किसानों का बहुत भारी नुकसान होता है। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इरेटिक मानसून यानी कि ज्यादा मानसून हो गया, या तो पुअर इरिगेशन यानी कम सिंचाई हो गई, राइट। इसके साथ ही दूसरा क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में आज भी जो कोल्ड स्टोरेज है या वेयर हाउसिंग है और अच्छे ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी भारी कमी है। फसलें तो उग गई, लेकिन उनका जो सप्लाई चेन है या उनको सुरक्षित रखने की जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत सारी फसलें भारत में खराब हो जाती है ना। उनका मार्केटिंग ही नहीं किया जा सकता, उसके पहले वो खराब हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है भारत में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसकी वजह से जो फसलें हैं वो कटने के बाद मंडी पहुंचने से पहले सड़ जाती है, जिसे आप कहते हो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या लॉस मतलब क्या कि कटाई के बाद वो मंडी पहुंचने से पहले वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, लॉस हो जाता है, राइट। इसके बाद जो दूसरा मेजर चैलेंज है वो क्या है, क्रेडिट एंड इनडेप्टनेस। यानी कि जो छोटे किसान हैं उनको आसानी से बैंकों से लोन नहीं मिलता है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ता है, जो स्थानीय साहूकार होते हैं यानी कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास हो जाते हैं और उन्हें बहुत ऊंचे ब्याज दर पर उनको पैसा देना पड़ता है, जिससे वो कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं और इससे उबर ही नहीं पाते। इसे इसे कहते हैं साइकिल ऑफ डेट। साइकिल ऑफ डेट, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ चुनौतियां हैं जिसके वजह से जो किसान भारतीय कृषि में एक अच्छा खासा योगदान दे सकता था, वो अब बस कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। वो क्या कृषि खेती करेगा अगले साल, अगले साइकिल में बीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है ना। तो ये क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है, चुनौतियां हैं भारतीय कृषि की। इसके अलावा एक और आप मान लीजिए कि मिडल मैन और एंड मार्केट एक्सेस। ठीक है, मिडल मैन एंड मार्केट एक्सेस मतलब जो पारंपरिक मंडी सिस्टम है जिसे आप एपीएमसी कहते हो, उसमें बिचौलियां की एक लंबी चेन होती है, जो इंटरमीडिएटरीज यानी जो दलाल होते हैं उनकी एक बहुत लंबी चेन होती है, और उन्हीं की वजह से किसानों को उनकी फसल का सही और वाजिब दाम नहीं मिल पाता है ना। अगर ये जो बिचौलिए हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, ये भी एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी चैन नहीं होनी चाहिए, राइट। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये भी क्या है, एक चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर का। इसके अलावा एनवायरमेंट यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उसके जो साइड इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट के रूप में जो कुछ क्षेत्रों में कमर्शियल फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है, इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है यानी कि सॉइल फर्टिलिटी है, वो बहुत कम हो गई है। और ग्रीन रिवोल्यूशन में जो HYV जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, उनके यूज में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा उसमें पानी लगता है ना, उनको इरिगेट करने के लिए। तो जिसके वजह से हमारा जो वाटर टेबल वो बहुत नीचे पहुंच गया है। मतलब क्या कि जमीन के अंदर का जो पानी का स्तर है वो बहुत नीचे चला गया और लगातार गिरता जा रहा है, राइट। ये भी क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमने 5 क्या देखा मेजर चैलेंजेस भारतीय कृषि का, राइट। तो दोस्तों ये था इंडियन एग्रीकल्चर का एक कंप्लीट और डिटेल्ड ओवरव्यू,
जो आपके एचयू एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो हाई यील्ड आपको देगा, यानी कि कम समय में आपको ज़्यादा ये मार्क्स फेच करेगा, ठीक है? और इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, आप उसका ध्यान रखिए, उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और नोट्स वगैरह भी मैं आपको टाइम टू टाइम डिलीवर डिलीवर करते रहूँगा, और तब तक के लिए जय हिंद।